सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। ना ही तो सफलता का कोई शॉर्टकट है और ना ही किसी शॉर्टकट तरीके से सफलता प्राप्त की जा सकती है। सफलता प्राप्त करने का केवल और केवल एक ही साधन है कि हमें लगातार प्रयास करना पड़ता है और लगातार प्रयास करते रहने से एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। ठीक वैसे ही है, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो निश्चित रूप से है कि आपका डेस्टिनेशन असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अभी जो जून 2023 की परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट उसके आने वाले हैं। निश्चित रूप से उसमें कुछ लोग सफल होंगे, लेकिन जो भी सफल हो जाएंगे उनकी यात्रा यहीं पर रुकेगी नहीं। उनको एक अगला पड़ाव भी पार करना पड़ेगा, जिसमें उन्हें किसी भी आयोग के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां निकलती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो या फिर किसी अन्य प्रदेश की हो, हर प्रदेश में उच्च शिक्षा सेवा आयोग से या फिर लोक सेवा आयोग से इस प्रकार की भर्तियां होती हैं और उन परीक्षाओं को आपको पास करके तब आपको अपना फाइनल डेस्टिनेशन मिलेगा, यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं वो आपको मिल पाएगा। और उसी यात्रा को लेकर के हम लोग बढ़ रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो या तो यूजीसी नेट देना चाहते हैं या फिर नेट क्वालिफाई कर लिया है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रयासरत हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ चल रही है हमारी, इस सीरीज़ में जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं ये सारी की सारी चीज़ें आपके अगर नेट के एस्पिरेंट हैं, दिसंबर जो 2023 में परीक्षा होने वाली है उसके लिए प्रयास करना चाहते हैं, उसके लिए एस्पिरेंट हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही साथ अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए भी निश्चित रूप से ये आपको मदद करेगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के हों या यूजीसी नेट एग्ज़ाम के हों, अभी हमने हिमाचल प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर का 2016 का पेपर सॉल्व किया है और अब जो हमने पेपर लिया है वो दिसंबर 2004 किस सन का लिया है, दिसंबर 2004 का यूजीसी नेट का सेकंड पेपर लिया है। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ये बात सोच रहे होंगे कि सेकंड पेपर क्या है, जो 2004 में था क्या अलग है। इसमें केवल 50 प्रश्न होते थे। उस समय 2 पेपर हुआ करते थे, एक सेकंड हुआ करता था और एक थर्ड पेपर हुआ करता था। ठीक है, फर्स्ट पेपर तो होता ही था, जो जनरल होता था सभी के लिए होता था, लेकिन सेकंड और थर्ड पेपर 2 आपका सब्जेक्ट से होते थे, यानी इंग्लिश के पेपर्स होते थे। ठीक है, तो 2004 से 2012 तक के जो पेपर्स हैं उसमें सेकंड पेपर अवेलेबल है जो कि एमसीक्यूज़ में है और थर्ड पेपर उस समय डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था। तो यहाँ तक हम लोग सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक, उसके बाद जब थर्ड पेपर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होने लगेगा, तो थर्ड पेपर भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने आज 2004 का पेपर लिया है, इसमें 50 प्रश्न होने वाले हैं और 50 प्रश्न टोटल एक वीडियो में हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग पूरी डिटेल एनालिसिस करते हैं और लगभग 40 मिनट में 15 से 20 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस करते हैं। तो वही हम लोग करेंगे एक क्लास में 10, 15, 20, 25 जितने क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे उतना करेंगे और डिफरेंट पार्ट्स में एक पेपर पूरा ख़त्म करेंगे। यानी कि जो पेपर हम लोग स्टार्ट करेंगे उस पेपर को ख़त्म करके तभी दूसरा पेपर स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं और हर एक क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बने रहिए हमारे साथ पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से। निश्चित रूप से इस बात का मुझे भरोसा है कि आप भी नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की यात्रा पर और आज की क्लास पर। आज का जो पेपर है दिसंबर 2004 यूजीसी नेट का पेपर है। इस तरीके का पेपर हुआ करता था, पहले सीबीटी नहीं था, ऑनलाइन नहीं था, ऐसे प्रिंट में पेपर आते थे। सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव था, फिर थर्ड पेपर डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था और उसके बाद फिर से 2012 में चेंजेस आए। तो फर्स्ट पेपर जो है, फर्स्ट और सेकेंड ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे और थर्ड पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव होने लगा। ठीक, सॉरी, थर्ड पेपर भी ऑब्जेक्टिव होने लगा। ये सारे चेंजेस आए। देयर आफ्टर फिर 2017-18 के बाद जो है पेपर बदल करके 2 पेपर को मर्ज करके एक पेपर कर दिया, 100 क्वेश्चन का कर दिया, जो उसके बाद फिर से सीबीटी कर दिया। अब 2 पेपर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक पेपर होता है फर्स्ट जनरल पेपर होता है जो कि सभी विषय के स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 50 के 50 करने होते हैं। पहले 60 क्वेश्चन आते थे। अभी क्या है, दूसरा पेपर जो आपको मिलेगा ये सब्जेक्ट का मिलेगा,
इसमें 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं और इन 100 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है, कंप्यूटर में CBT मोड में होता है। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग इसकी सीरीज़ भी करेंगे, एक टेस्ट सीरीज़ करेंगे, उसका भी विषय हम बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। टेस्ट सीरीज़ हम लोग लगभग 1 महीने पहले करेंगे, नवंबर अक्टूबर लास्ट या नवंबर के महीने में हम लोग टेस्ट सीरीज़ करेंगे। तो बने रहिए साथ में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो है वो है द लीजेंड्स इन लैंगलैंड्स Piers the Plowman, Piers appears finally as, ठीक है, 4 ऑप्शन है, चैरिटी, जीसस, होली ट्रिनिटी, गुड सैमरिटन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है विलियम लैंगलैंड का ये जो वर्क है पियर्स एंड प्लाउमैन, इसका जो मेन कैरेक्टर है पियर्स, ठीक है, वो एक हिल के पास सो जाता है, ठीक, और वहाँ डिफरेंट विजन्स देखता है और फाइनली उसमें जो है वो गुड सैमरिटन के रूप में अपीयर होता है। ठीक है, गुड सैमरिटन का मतलब होता है कि दूसरों का भला करने वाला, ठीक है, दूसरों का सेवियर। ठीक, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुड सैमरिटन। ठीक, अच्छा एक चीज़ और हम आपको बताते चले कि यहाँ पर जो आपका पेपर का लेवल है बहुत लो है और आगे जो आपको पेपर का लेवल अभी मिलता है, ठीक है, यानी कि जो करंट में चल रहा है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन मैं यहाँ से इसलिए चल रहा हूँ कि यहाँ के जो फैक्ट्स हैं वो तो निश्चित रूप से आपको मिलने हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको एक इसकी प्रोग्रेस समझ में आ जाएगी कि हाँ पिछले पेपर से अगला पेपर किस लेवल पर जाता है। तो पिछले पेपर से जो अगला पेपर होगा, यानी कि जो जून 2023 का पेपर हुआ है, उसके बाद अब जो दिसंबर 2023 का पेपर होना है वो कैसा डिफरेंट होगा, कितना टफ होगा, इसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग 2004 से स्टार्ट कर रहे हैं, जून 2023 तक के पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे बिफोर एग्जामिनेशन। अक्टूबर से पहले ये काम हम लोग करने वाले हैं। लगभग 1 महीने का समय लगेगा हम लोगों को सेकेंड पेपर डिस्कस करने में। देयर आफ्टर थर्ड पेपर 1 महीने ही लगेगा और 15 से 20 दिन उसके बाद के पेपर जो 100 क्वेश्चंस वाले हैं उसको करने में लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन है इट इज डिसाइडेड दैट ईच कैंटरबरी पिलग्रिम विल टेल इन ऑल, ठीक है, कितनी स्टोरीज टेल करेगा, इन ऑल कितनी स्टोरीज उसको टेल करनी, कहाँ पर, कैंटरबरी टेल्स में। ठीक है, किसने लिखा है कैंटरबरी टेल्स, ये चासर का वर्क है कैंटरबरी टेल्स और 14th सेंचुरी में आता है। चासर का जो टाइम है वो 1342 1400, ये चासरियन एज के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर थे जाफरी चासर थे और जाफरी चासर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्क हम लोग पढ़ते हैं वो है द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स में एक प्रीफेस है, यानी कि द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसमें सारे जो पिलग्रिम्स हैं उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है राइटर और फिर उसके बाद कहानी बिगिन होती है। जब कहानी बिगिन होती है तो वहाँ पर एक डिसीज़न होता है कि क्योंकि 29 पिलग्रिम्स थे, कितने पिलग्रिम्स थे, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 29 पिलग्रिम्स थे और इन 29 पिलग्रिम्स के साथ 2 लोग और ऐड हो गए, +2 हो गए। कौन कौन, एक तो इन का, ठीक है, जो इन था यानी कि जिस सराय में वो लोग रुके थे उसका ओनर था, उसका नाम था हैरी बेली। ठीक है, हैरी बेली, ठीक ना, हैरी बेली नाम था। एंड देयर आफ्टर दूसरा जो पर्सन इनको ज्वाइन करता है वो है चासर, यानी कि पोएट हिमसेल्फ। ठीक है, पोएट। ठीक है, ये टोटल मिला करके कितने हो जाते हैं, 31 पिलग्रिम्स हो जाते हैं। और शुरुआत में जो प्रीफेस है यानी कि जो प्रोलॉग है, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, उनमें इन्हीं का डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है। और देयर आफ्टर यहाँ पर एक डिसीज़न होता है कि जो रास्ता है वहाँ से कैंटरबरी तक का, कैंटरबरी के रास्ते को बोरिंग होने से बचाने के लिए उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को बोरिंग होने से बचाने के लिए क्या करना है कि हर एक पिलग्रिम को 4 स्टोरीज कहनी। कितनी कहनी भैया, 4। कैसे, 2+2, यानी कि 2 जाते समय और 2 स्टोरी आते समय कहनी थी। केवल कहानी कहनी नहीं थी, इस कहानी को जज किया जाता। जज कौन करता, इसमें जज जो इन था, इनका जो ओनर था, ठीक है, हैरी बेली,
वो इसके लिए जज अपॉइंट किया गया और उसका एक रिवार्ड भी था कि जो बेस्ट स्टोरी टेलर होगा उसका जो रिवार्ड होगा वो रिवार्ड था कि लौट कर आने पर उस बेस्ट स्टोरी टेलर को सबकी तरफ से मिला करके एक ट्रीट दी जाएगी। क्लियर है? तो ये आपको मैंने डिटेल में बताई काफ़ी कुछ बातें कैडबरी टेल्स के विषय में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 स्टोरीज। क्या हो जाएगा? 4 स्टोरीज। आपका जो आंसर है वो होगा डी। क्लियर? बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3, वीनस एंड अडोनी इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम। ठीक है, वीनस एंड अडोनी, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है वीनस एंड अडोनी। ठीक है, वीनस एंड अडोनी इज एन लॉन्ग नरेटिव पोएम। एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है, किसने लिखी है ये आपको देखने की बात है। ठीक है, ये जो पोएम है ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है, विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर के वर्क्स में अगर हम लोग बात करें तो 37 प्लेज आते हैं प्लस 154 सॉनेट्स आते हैं और 154 सॉनेट्स के बाद 3 जो है नैरेटिव पोएम्स आती हैं। उन्हीं 3 नैरेटिव पोएम्स में ये जो है वीनस एंड अडोनी ये एक पोएम है। ठीक है, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1593। कब? 1593 में इसको पब्लिश किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियर सॉनेट। अभी ठीक तुरंत हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जो शेक्सपियर के वर्क्स हैं उसमें क्या क्या है, 37 प्लेज प्लस 154 सॉनेट्स एंड प्लस 3 नैरेटिव पोएम्स, ये है। तो आपका जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 154 सॉनेट्स। ठीक है, ये जो शेक्सपियर के सॉनेट्स हैं वो टोटल 154 सॉनेट्स हो जाएंगे। और ये जो सॉनेट्स हैं वो 2 प्रकार के लोगों को एड्रेस्ड हैं। ठीक है, एक पहला है 126 सॉनेट्स। 126 सॉनेट्स आर एड्रेस्ड टू मिस्टर WH। किसको? मिस्टर WH। ठीक है, ये एक मिस्टर WH है। आइडेंटिटी इनकी क्लियर नहीं है, कंट्रोवर्शियल चीज़ है, इसलिए ना उसका हम आंसर बताएंगे और ना ही ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 126 जो है वो मिस्टर WH को एड्रेस्ड हैं और इसके बाद 26 सॉनेट्स एक डार्क लेडी को एड्रेस्ड हैं। किसको एड्रेस हैं? डार्क लेडी। ठीक है, डार्क लेडी को एड्रेस्ड हैं और 2 सॉनेट्स एक राइवल पोएट को एड्रेस्ड हैं, लेकिन उस पे लोगों में जो क्रिटिक्स हैं उनमें मतभेद है, हिस्टोरियंस जो है उसमें मतभेद है, इसलिए ये 2 को जनरली नहीं कंसीडर किया जाता। अच्छा, एक बात और होती है, इनके 152 सॉनेट्स पहले पब्लिश हुए थे, बाद में 2 सॉनेट्स पब्लिश हुए थे, उनको सॉनेट्स टू क्यूपिड कहते हैं। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अच्छा, यही डार्क लेडी से एक बात और याद आती है। डार्क लेडी से एक बात और क्या याद आती है? वो क्या है? वो है द डार्क लेडी ऑफ द सॉनेट्स। द डार्क लेडी ऑफ द सॉनेट्स, ऑफ द सॉनेट्स। ठीक है, ये एक प्ले है। क्या है ये प्ले है। पूछता है किसने लिखा है, तो डार्क लेडी ऑफ द सॉनेट्स इज अ प्ले रिटन बाई GB शाह। किसने लिखा भैया? ये GB शाह। ठीक ना, GB शाह जो कि 20th सेंचुरी के ड्रामेटिस्ट हैं, उन्होंने एक प्ले लिखा है जिसका नाम है द डार्क लेडी ऑफ द सॉनेट्स। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले हैज़ द मैकियावेलियन हीरो। ठीक है, अच्छा, अब एक बात देखें, ये जो क्वेश्चन है ये केवल पहली बार नहीं, इसको रिपीट भी किया गया है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। और इसका जो आंसर बताया गया है वो बताया गया है ज्यू ऑफ माल्टा को। ठीक है, अगर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर कहता कि मैकियावेलियन कैरेक्टर, या ये कहता कि मैकियावेली एज अ कैरेक्टर, ठीक है, अगर ये कहता है मैकियावेलियन हीरो की बात अगर करता है तो टैमरलेन भी मैकियावेलियन हीरो है, डॉक्टर फास्टस भी मैकियावेलियन हीरो है, और ज्यू ऑफ माल्टा में जो ज्यू का कैरेक्टर है, बैराबास का कैरेक्टर है, वो भी एक्चुअली एक मैकियावेलियन कैरेक्टर है। मैकियावेलियन कैरेक्टर का मतलब ये होता है एक ऐसा कैरेक्टर जो कि अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने एम्बिशन के लिए किसी भी हद तक जा सकने को तैयार है।
ठीक है, किसी भी हद तक जा सकता है, तो वो क्या है, वो मैकियावेलियन हीरो है या मैकियावेलियन कैरेक्टर है। ठीक, टैम्बरलेन और डॉक्टर फास्टस तो हीरो हैं, मान लीजिए जो बैराबास है वो हीरो नहीं है। लेकिन यहाँ पर आंसर जियो ऑफ माल्टा का इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर जियो ऑफ माल्टा में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मैकियावेली। ठीक है, जो कोरस है, जो प्रोलॉग आता है, उसमें एक कैरेक्टर है मैकियावेली जो कि प्ले को इंट्रोड्यूस करता है कि आई एम गोइंग टू टेल अ स्टोरी ऑफ अ ज्यू। ठीक है, तो वो जो मैकियावेली कैरेक्टर है उसी के लिए यहाँ पर जो आंसर आपको दिया गया वो ज्यू ऑफ माल्टा दिया गया है। ठीक है, तो एक तरीके से अब के समय में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये चैलेंज हो जाएगा और उसका आंसर सभी को अवार्ड होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इसमें सारे में एक एक करेक्टर, यानी कि 3 जो प्लेज हैं इनके, टैमरलेन द ग्रेट और डॉक्टर फास्टस और जियो ऑफ माल्टा, तीनों में मैकियावेलियन करेक्टर है। लेकिन जियो ऑफ माल्टा का जो कोरस है, उस कोरस में प्रोलॉग में शुरुआत में एक कैरेक्टर अपीयर होता है जिसका नाम मैकियावेली है। तो आंसर आपका सी हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग कहानी पर, सॉरी क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाई सैमुअल बटलर। ठीक है, सैमुअल बटलर ने कौन सा वर्क इनमें से लिखा है। सैमुअल बटलर का कौन सा वर्क है, आपके सामने जो वर्क्स हैं वो है रेलिजियो लेसी, डेविड सिंपल, हुडिब्रास, जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। ठीक है, ठीक, तो इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा वो हुडिब्रास हो जाएगा। ठीक है, किसने कौन सा लिखा है, सैमुअल बटलर ने। तो याद रखिएगा हुडिब्रास जो वर्क है, हुडिब्रास, इसको हम लोग क्या करें, ये कर लिया हमने। ठीक है, हुडिब्रास जो वर्क है वो सैमुअल बटलर ने लिखा था 1663 में, सॉरी 1663 में पब्लिश हुआ था। सैमुअल बटलर का वर्क है। रेलिजियो लेसी जो है वो ड्राइडन का वर्क है, जॉन ड्राइडन का, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1682। ठीक है, ये रेलिजियो लेसी जो है ये किसका है, ड्राइडन का है। ठीक है ना, ड्राइडन का वर्क है एंड 1682 में ये पब्लिश हुआ था। आगे बढ़ेंगे, डेविड सिंपल जो है, डेविड सिंपल 1744 का एक वर्क है, सारा फील्डिंग की नावल है। ठीक है, कब का है, 1744 का नावल है बाई सारा फील्डिंग। ठीक है, सारा फील्डिंग जो है ये नॉवलिस्ट हैं बिगिनिंग टाइम की। एंड एक दूसरा वर्क यहीं पर याद रखिएगा, और रेलिजियो लेसी हम लोगों ने लिखा ना ड्राइडन का। एक दूसरा वर्क लिखिएगा रेलिजियो मेडिसी जो है वो 1642 का वर्क है, टॉमस ब्राउने का। ठीक है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, पूछा जाता है। टॉमस ब्राउने का वर्क है रेलिजियो मेडिसी, जिसका मतलब होता है रिलीजन ऑफ द डॉक्टर। मेडिसी का मतलब यहाँ पर है डॉक्टर। और आखिरी जो ऑप्शन डी है वो जो है वो है जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। ठीक, जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर इज 1722। ठीक है, 1722 का वर्क है, नावल है, किसने लिखा है, डेनियल डिफो ने। किसने, डेनियल डिफो। ठीक है, डेनियल डिफो का एक नावल है जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर, जो कि 1722 में पब्लिश हुआ था। और इसकी जो सेटिंग वो है 1665 में, 1665 जो है ये इस जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर की सेटिंग है। क्यों कि 1665 में लंदन में प्लेग आया था और उसी पर बेस्ड जो है ये नावल है, ये स्टोरी है, जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर 1665 की सेटिंग है, 1722 में पब्लिश हुई थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टासिलेबिक कपलेट। ठीक है, ऑक्टासिलेबिक कपलेट। ठीक है, कौन सी पोएम है जो ऑक्टासिलेबिक कपलेट में है। ठीक है, आपके सामने पहला एग्जाम्पल है आई एल पेंसोरेशो। ठीक है, जो आई एल पेंसोरेशो है ये ऑक्टासिलेबिक कपलेट्स में लिखी गई
पोएम है, यही आपका आंसर होगा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इनका बहुत फेमस इटालियन या इसको कहें कि पेट्रार्कन ओड है, इटालियन सॉरी ओड कह रहे हैं हम, सोनेट है, पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट है, या इसको क्लासिकल सोनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये किस में लिखा जाता है, ये आइमिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, ठीक। मिल्टन का वर्क है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिसिडास जो है इनकी फेमस पेस्टोरल एलेजी है, लिसिडास, ठीक। लिसिडास जो है फेमस पेस्टोरल एलेजी है, जो कि इन्होंने अपने फ्रेंड की डेथ पर लिखा था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई कांग्रेस। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, रिटन बाई और नॉट रिटन बाई, इस पर बड़ा जो है ध्यान दे करके आंसर आपको करना चाहिए, ठीक है। कॉन्ग्रीव का मतलब है विलियम कॉन्ग्रीव, रेस्टोरेशन प्ले राइट थे, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। द वे ऑफ द वर्ड, विलियम कॉन्ग्रीव का बहुत फेमस प्ले है, ठीक है। दूसरा है द ओल्ड बैचलर, ये भी विलियम कॉन्ग्रीव का ही वर्क है। और लव फॉर लव, दिस इज आल्सो अ प्ले बाई विलियम कॉन्ग्रीव। ए, बी और सी, तीन के तीनों किसके द्वारा लिखे गए हैं, विलियम कॉन्ग्रीव ने लिखे हैं। आखिरी जो वर्क है द रिलैप्स, ठीक है, ऑप्शन डी जो है द रिलैप्स, ठीक है। द रिलैप्स जो है, रिलैप्स इज अ 16 चलिए अब लिखिएगा 1696, ठीक है। 1696 का वर्क है, किसने लिखा है, जॉन वैनब्रू, ठीक है। जॉन वैनब्रू का वर्क है, 1696 में पब्लिश हुआ था। इट इज अ सीक्वल टू कोलीसिबर्स लास्ट शिफ्ट, ठीक है। कोलीसिबर ने एक वर्क लिखा था लास्ट शिफ्ट, ठीक है, उसी का ये एक सीक्वल है, ठीक है। और कोलीसिबर का जो वर्क था लास्ट शिफ्ट, उसका एक सबटाइटल भी है या दूसरा टाइटल है द फैटल इन द फैशन, ठीक है। द फैटल इन द फैशन या फिर लास्ट शिफ्ट जो है ये कोलीसिबर का वर्क है और उसी का सीक्वल है द रिलैप्स। तो यही ऑप्शन डी जो है वो क्या है कि आपका विलियम कॉन्ग्रीव का लिखा हुआ वर्क नहीं है, बाकी के तीनों विलियम कॉन्ग्रीव के हैं। आपका आंसर जो है वो डी हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज एन एडाप्टेशन ऑफ। देखिए, ड्राइडन की एक फेमस रेस्टोरेशन ट्रेजेडी है जिसका नाम है ऑल फॉर लव। क्या नाम है, ऑल फॉर लव। किसने लिखा है, जॉन ड्राइडन ने लिखा है। जॉन ड्राइडन का बहुत ही फेमस वर्क है, ठीक। ऑल फॉर लव ये एक ट्रेजेडी है, रेस्टोरेशन ट्रेजेडी है, और इसको लिखा गया है किस पर बेस्ड, जो विलियम शेक्सपियर का एक फेमस प्ले है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। कौन सा वर्क है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। इसी की जो लास्ट सीन है वहीं से इस स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है, यानी कि जहाँ पर एंटनी एंड क्लियोपेट्रा ख़त्म होता है वहाँ से ऑल फॉर लव की कहानी बिगिन होती है। सेटिंग इसकी इजिप्ट में है, इजिप्ट की क्वीन है, ठीक है। और बाकी के जो 3 हैं, फिलास्टर 1620 का वर्क है, बेमॉन्ट एंड फ्लेचर का बहुत फेमस वर्क है। इसका टाइटल पूछा जाता है, बहुत डिटेल इसकी नहीं पूछी जाती है। रोमियो एंड जूलियट है, तो रोमियो एंड जूलियट फेमस वर्क है बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक है, और आपको पता है। एंड ऑप्शन डी जो है एडवर्ड सेकेंड, ठीक है। एडवर्ड सेकेंड इज 1592 प्ले बाई मार्लो, ठीक है। ये क्या है, ये जो वर्क है एडवर्ड सेकेंड, अच्छा इस पर हम टिक मार देंगे, कन्फ्यूजन है। आपका आंसर तो यही है, सी है, ठीक है। तो ये जो है, ये एडवर्ड सेकेंड जो है, एडवर्ड सेकेंड ये प्ले है, कब पब्लिश हुआ था, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1592 में पब्लिश हुआ था। किसका वर्क है, मार्लो का, ठीक है, मार्लो का फेमस वर्क है, ठीक। ये हिस्ट्री प्ले है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, क्वेश्चन 10 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स प्रपोजेस अ पॉलिटिकल थियरी। 4 वर्क हैं, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा वर्क ऐसा है जो
पॉलिटिकल थियरी को प्रपोज करता है। 4 वर्क कौन कौन से दिए गए हैं? प्रिंसिपिया दिया गया है, दूसरा है लेवियाथन दिया गया है, तीसरा एनाटॉमी ऑफ मेलंकली दिया गया है, और चौथा जो है वो है लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग। ठीक है, लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग। ये जो 4 वर्क हैं इनमें से एक वर्क जो है वो क्या है? वो पॉलिटिकल एलिगरी है या पॉलिटिकल थियरी को प्रपोज करता है। सॉरी, एलिगरी नहीं है, पॉलिटिकल थियरी को प्रपोज करता है। वो कौन सा वर्क है? वो है लेवियाथन। ठीक है, कौन सा वर्क है? वो है लेवियाथन। लेवियाथन जो है वो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। लेवियाथन जो है 1651 में लिखा गया था। कब? 1651। ठीक है, 1651 का वर्क है और इसको लिखा है टॉमस हॉब्स ने। किसने लिखा है? टॉमस हॉब्स। ठीक है, टॉमस हॉब्स ने लिखा है। एंड बाकी के 3 वर्क भी देखते हैं। प्रिंसिपिया जो है, प्रिंसिपिया इज, चलिए प्रिंसिपिया के लिए इसको खाली कर लेते हैं। प्रिंसिपिया जो है, ये प्रिंसिपिया इज अ वर्क बाय आइजैक न्यूटन। कौन है? आइजैक न्यूटन। ठीक ना, आइजैक न्यूटन जो है इनका वर्क है, फेमस फिजिक्स साइंटिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने ग्रेविटी का लॉ दिया और 3 न्यूटन्स लॉ हैं। ठीक है, तो ये सारा वर्क है और ये पब्लिश हुआ था प्रिंसिपिया 1587 में। कब पब्लिश हुआ था? 1587 का वर्क है प्रिंसिपिया। ठीक है, और इसको लिखा किसने? आइजैक न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन सी जो है एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। एनाटॉमी ऑफ मेलंकली जो है 1621 का वर्क है, 1621 का वर्क है और इसको लिखा है रॉबर्ट बर्टन ने। किसने लिखा है? रॉबर्ट बर्टन। ठीक है, बात समझ में आई? रॉबर्ट बर्टन का वर्क है एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, 1621 में पब्लिश हुआ था। आखिरी जो बचा है लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग। ठीक है, लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग जो है ये वर्क है, ये जो है, अच्छा ये ध्यान, कंफ्यूज नहीं होना, आंसर आपका यही है। ठीक है, आंसर जो है वो आपका यही है। लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग। ठीक है, लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग जो है ये वर्क है जर्मी टेलर का। किसका वर्क है? जर्मी टेलर। जर्मी टेलर का वर्क है। ठीक है, वाई है लास्ट में भाई। ठीक है, जर्मी टेलर का वर्क है और पब्लिश हुआ था, सॉरी इसका पब्लिकेशन याद नहीं लिखा शायद मैंने। ठीक है, और इसका जो पूरा नाम है, पूरा टाइटल है वो है अ डिस्कोर्स ऑफ द लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग। ठीक है, अ डिस्कोर्स ऑफ द लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग, ये जो है पूरा टाइटल इसका है। और ये हुए हम लोगों के 10 क्वेश्चन और लगभग आधे घंटे का समय हम लोगों का होने को है, इसलिए हम लोग इसी 10 क्वेश्चंस पर इस वीडियो को ब्रेक करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी और आगे के 10 क्वेश्चंस हम लोग अगर करते हैं तो वीडियो लगभग 1 घंटे के करीब हो जाए, काफ़ी लंबा हो जाता है। तो हम लोग 10 ही करेंगे, यानी कि ताकि वीडियो हम लोगों का लंबा ना हो। ठीक, अगले क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं डिटेल में, वो कैसी लग रही है आपको, कितना आपके लिए बेनिफिशियल है, ये भी हमें आप ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। और चैनल पर अगर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके, समय से मिल सके और हम लोग बहुत बेहतरीन पढ़ाई कर सकें। और साथ ही साथ जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, व्यूवर्स बढ़ते हैं, हमें इंकरेजमेंट मिलता है और हम लोग बेहतरीन काम करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस, और उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत काम आएंगे और आपके प्रिपरेशन को एक सही दिशा देंगे। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।